मैं हूं शाहिद बाल्या। मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी ज़बानी। शाहिद साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में। और ये जिस क्षेत्र में आप हैं, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये संघर्ष, ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा सफ़र चालू कैसे हुआ? क्या शुरू से एक होता है ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आने लगते हैं, बचपन से ही था कि इस क्षेत्र में या इस फील्ड में कुछ करना है? थोड़ा सा आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़ा सा आपके वालिदैन के बारे में। सबसे पहले जो भी हाज़रीन यहाँ देख रहे हैं उन सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। और मैं अपने जीवन की कुछ वो यादें ताज़ा करूँगा आज, जिनके चलते आज मैं आप सबके सामने हूँ। और शुरुआत मेरी हुई मेरे घर से ही म्यूज़िक की। मेरे पापा गाते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना उस्ताद मानते हैं, गुरु मानते हैं। और रफ़ी साहब को तो कौन उस्ताद नहीं मानता है। तो रफ़ी साहब को बहुत सुना है बचपन में, और पापा के थ्रू भी बहुत सुना है। और जब मैं 5.5 साल का था तब तक बॉम्बे में था मैं, और हमें किसी शादी अटेंड करने के लिए, यानी पापा और मम्मी को जाना पड़ा पंजाब राजस्थान। तो उस शादी अटेंड करने के लिए जब गए तो उस आफ्टर द सेरेमनी, आफ्टर द मैरिज हैपन, आने से पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो उस एक्सीडेंट ने उन्हें 6 साल तक रोक लिया उस शहर में। और मैं 5-6 साल का था, तो हमने फिर स्टडी शुरू कर दी, वहीं पे स्कूल शुरू कर दिया। और पापा 6 साल तक बेड पे थे, उनको रिकवर होने में, बिकॉज़ उनके थाई की बोन टूट गई थी। तो वो उस समय काफ़ी स्लो प्रोसेस में इलाज होता था, और उस समय भी काफ़ी हाईटेक तरीके से इलाज था, लेकिन फिर भी वो इतना प्रोसेस स्लो था, बिकॉज़ हमारे ख़ानदान के लोग चाहते नहीं थे कि वो लात उनकी काटी जाए। काट देते तो शायद जल्दी हील होते, लेकिन उनको वो बोन को जोड़ना था, और बाहर से बहुत सारी मेडिसिन आए। और मेरे नाना जी तहसीलदार थे, उन्होंने बहुत इलाज के लिए उन्होंने हेल्प करी उस वक्त। और हम छोटे छोटे थे, तो ननिहाल पे ही हम लोग ज़्यादा डिपेंड थे, और उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खेतों में घूमना, नहरों में नहाना, गाते बजाते घूमते रहना। मतलब एक तरीके से वो माहौल, एक पूरा जो विलेज का, जो पंजाब का जो फील होता है, वो पूरा मिला बचपन से। खेतों में काम किया है मैंने गेहूं की फसल काटी है, मैंने रुई कपास नरमा, जो कॉटन जो जिससे बनता है, उसकी फसलों में मैंने काम किया है। मैंने गवार की फसल काटी है। मैंने रात को खेतों में पानी कैसे देते हैं वो सब काम किया है। तो इन बिटवीन स्कूल भी जाते थे, और तो स्टडी वहाँ से शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। फिर स्कूल से फिर जैसे 10th मैंने क्लियर करी, तो पापा को मैंने कहा कि आप बॉम्बे जाने वाले थे, आप कुछ बनने वाले थे, तो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, यार इतना संघर्ष है वहाँ पे, इतनी मेहनत है, इतना भाग दौड़ है, इतनी ज़्यादा, तो मैं अभी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर जाने की। तो अभी क्या करते हैं कि हम लोग यहीं पे ही कुछ शुरू करते हैं, जैसे प्राइवेट प्रोग्राम्स शुरू कर दिए उन्होंने, कुछ डिवोशनल शोज़, गुरुद्वारे में भी गाया है। तो मैं उनके साथ तबला बजाने जाया करता था। तो कम से कम 2000 इवेंट्स मैंने उनके साथ, छोटे मोटे मिला के मैंने उनके साथ एज एन तबला प्लेयर मैंने पापा के साथ। और इसी बहाने मुझे उन बड़े बड़े सिंगरों को सुनने का मौका भी मिला जिनके नाम मैंने सुन रखे थे। तो वो पंजाब के हों चाहे राजस्थान के हों, और बहुत जगह पे उन सिंगरों को सुना, बैठ के महफ़िलों में सुना। तो मैंने कोई पारंपरिक शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन वो तरीके से वो सुनने में मुझे वो शिक्षा मिलती रही। और मुझे पता चल गया कि राग यमन में क्या होता है, राग दरबारी में क्या होता है। वैसे तो संगीत का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज मुझे उस महफ़िल से, उस दौर से, उस टफ़ टाइम से मिल गया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। घर में मैं गाता ही था, एप्रिसिएशन बहुत मिलते थे। तो मैं बचपन से ही गाता था वैसे, लेकिन पापा के सामने हिम्मत नहीं होती थी गाने की। तो कॉलेज में जब किसी ना किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया तो फर्स्ट आ गया वहाँ पे, फिर दूसरे कंपटीशन में, तीसरे में, हौसला और बढ़ता गया। 3 सालों में मैंने राजस्थान के जितने भी कंपटीशन हुए हैं गाने बजाने के, सब में मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब ऐसे ऐसे प्राइजेस लेते आते गया। तो घर वालों ने थोड़ी सी हिम्मत, उनके अंदर हिम्मत आई कि यार ये शायद अच्छा कर रहा है, गा रहा है, तो
इसकी थोड़ा सपोर्ट करी जाए, ये कुछ करेगा। तो मुझे कॉलेज से कुछ स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में। तो वो कुछ पैसे मुझे मिले तो मैंने बिना किसी से पूछे ना बॉम्बे की ट्रेन की टिकट करवा दी सबकी। हम लोग 6 लोग थे, मॉम डैड और हम 4 बहन भाई। और तो एक्चुअली मेरे एक छोटे भाई हैं जिनका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया यहाँ बॉम्बे में, तो हमने उसे खो दिया है। हम लोग 6 लोग वहाँ से उस वक्त निकले थे। तो सबको पहले तो मनाने में मुझे 1 महीना लग गया, क्योंकि मैंने 1 महीने बाद की टिकट करवाई थी जानबूझ के, क्योंकि मुझे सबको कन्विंस करना है, क्योंकि बॉम्बे जाना है और मुझे पापा का सपना पूरा करना है, उनको जो प्लेबैक सिंगर बनने का सपना है। वो सपना क्यों मुझे ज़्यादा बार बार झंझोड़ता था, बिकॉज मैं जैसे सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं वहाँ पे, तो हम लोग जाग तो जाते हैं जल्दी, लेकिन बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। तो उस दौरान काफ़ी बार मैंने मम्मी डैडी की डिस्कशन सुनी, अरे यार मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे करना था, मुझे ये बनना था, मुझे ये करना था। तो शुरू में मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाता था बातों को, फिर मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया और इस दौरान मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेने लग गया। हर तरह के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यक्रम होते थे उसमें सब में हिस्सा लेने लग गया। फिर कॉलेज में जो पैसे मिले मुझे, तो उस पैसों से मैंने टिकट खरीद ली और मैंने सोचा कि यार ये एक वक्त है जिसमें अपनी माँ बाप की नज़र में आप हीरो बन सकते हो, उनका सपना, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन सब जगह से मिल रहा है, घर से सपोर्ट है और आपके फ्रेंड्स हों, चाहे टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, सब लोग ये बोल रहे हैं कि आप कुछ करो, आप कुछ कर सकते हो, आपको बॉम्बे जाना चाहिए। तो वो हिम्मत वहाँ से मिली और उस हिम्मत के चलते मैंने उनको सबको कन्विंस किया कि हम लोग तो म्यूज़िक से हैं सारे के सारे। छोटा ब्रदर बोलता है मुझे पुलिस में जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, और बाकी लोग कुछ और चाह रहे थे, लेकिन मैंने सबको बोला देखिए मेरा कुछ अच्छा हो गया तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही दूंगा, तो आप सब चलो। तो सब आए हम पंजाब मेल से और 3 दिन का सफ़र लगता था उस वक्त। तो 2 रातें, तीसरे दिन बॉम्बे पहुँचे और जैसे हम लोग वीटी स्टेशन या बैंड्रा, नहीं बैंड्रा, बॉम्बे सेंट्रल, करेक्ट, बॉम्बे सेंट्रल उतरे हम लोग। तो बॉम्बे सेंट्रल उतरते प्लेटफॉर्म को मैंने नमस्ते किया और चूमा और मैंने कहा बॉम्बे मैं आ गया। तो उस समय जोश ऐसा था कि मतलब आज बॉम्बे आए तो कल तक फिल्म में गाना हो जाएगा और परसों तक स्टार कंफर्म हो जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बहुत ही, लेकिन स्पिरिट ऐसा था कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। खैर वो सोचना और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 3 साल तो खाली बम्बई की रोड कहाँ कौन सी किधर जाती है वो देखने में लग गया मैं। और हम लोग घर से हाथ पकड़ के बाहर निकलते थे, बहन भाई दोनों, भाई भाई हम लोग शॉप में भी जाते थे कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए, तो भी हाथ पकड़ के जाते थे, क्योंकि फिल्मों में देखा था हमने कि बम्बई में ऐसा होता है, बम्बई में वैसा होता है, बम्बई में वो होता है। लेकिन धीरे धीरे जब घुल मिल गए तो पता चला कि बम्बई में ऐसा वैसा कुछ होता था किसी वक्त में, अब नहीं होता है। बॉम्बे एक बहुत ही खूबसूरत नगरी है जिसमें लोग एक दूसरों का साथ देते हैं और मिलजुल के रहते हैं, और सुख में रहे नहीं रहे लेकिन दुख में हमेशा साथ में रहते हैं। शहर ने बहुत कुछ सिखाया और सीखते रहे और अब भी सीख रहे हैं। और मैं तो स्टूडियो में घुस जाया करता था रिकॉर्डिंग के, फ़ोटो स्टूडियो में, सॉरी। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो है या फ़ोटो स्टूडियो है, बाहर से भी ऐसा माहौल रहता था जैसे किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का है, जैसे महेश डिजिटल स्टूडियो। अभी स्टूडियो इतना दिमाग में रहता था कि उस फ़ोटो स्टूडियो में घुस जाते थे, फिर फ़ोटो वोटो अंदर देखते थे, फिर माफ़ी मांग के बाहर आते थे। शायद एक एक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो वो तो ऑडिशन के लिए अपनी फ़ोटो और प्रोफाइल लेके चलता है। एक सिंगर होने के नाते, एक गायक होने के नाते आप क्या लेके चलते थे? और जैसे आपने बताया कि आपके वालिदैन, आपके भाई बहन सब यहाँ आ गए, जो ये शहर बहुत बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेता है जहाँ तक जो इंडस्ट्री की जब हम बात करें, राइट। तो आप कैसे जाते थे और कैसे 3 साल हो गए, आस्ते आस्ते पता चल गए, फिर संघर्ष कैसे चालू हुआ कि अब जाना है, करना है, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं?
बहुत बार मन हुआ कि बॉम्बे छोड़ के चले जाएं, और बहुत बार मन हुआ कि कुछ हो नहीं सकता। और मेरे से जो छोटे बहन भाई थे उन लोग भी इरिटेट हो गए थे, मतलब कि हो क्या रहा है, इतने साल और इतनी मशक्क़त, इतनी मुश्किलें, इतना खुला शहर छोड़ के आए हैं, इतनी अच्छा हवा पानी, इतना खाना पीना अच्छा, इतना बड़ा घर, यहाँ छोटे से घर में रह रहे हैं। और तो मैं वही अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा रखता था, बाहर जाके मैं भले ही चुपचाप कहीं रो लेता था, लेकिन मैं घर पे हमेशा एंथुजियास्टिक रहता था और बोलता हाँ हो रहा, आज मुझे ये मिले, आज मुझे वो मिले, उन्होंने बोला ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास एक डायरी रहती थी गानों की, जो मैं हमेशा, अपॉइंटमेंट्स भी रहते थे उसमें, किससे मिलना है, कब मिलना है। उस वक्त मोबाइल शुरू हुए थे नए नए, तो मोस्टली लैंडलाइन नंबर थे, लोगों के स्टूडियो के नंबर थे या फिर एड्रेसेस थे, तो वहीं जाके फिज़िकली जाके मिलना पड़ता था, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती थी। लेकिन मोस्टली उनके पियोन वगैरह से मिलके वापस आना पड़ता था, बिकॉज़ वो लोग मिलते नहीं थे। और ऐसा करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया, और ऐसा भी हुआ कि मैं किसी शॉप में जाके नौकरी करने के लिए भी चला गया अपने सर्वाइवल के लिए। तो घर वाले बड़े परेशान, बोले नहीं नहीं तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ गाने के लिए स्ट्रगल करो और उसी पे ध्यान दो। तो फिर वापस मेरे अंदर हौसला आया और मैं वापस स्टूडियो टू स्टूडियो, इवन मैं तो रहमान साहब से मिलने के लिए चेन्नई भी चला गया था एक बार, लोकल डब्बे में बैठ के, और जनरल में बैठ के चला गया। 10-11 दिन मैं वहाँ रहा कोडम्बकम में, और गुरुद्वारे में रहा था मैं वहाँ पे जगह नहीं थी गुरुद्वारे में रहने के लिए। तो मेरे साथ एक दोस्त भी थे बॉम्बे से, जिसको इंग्लिश आती अच्छी, लेकिन वो तब पता चला कि जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े चेन्नई एक्सप्रेस में, तो उसमें थोड़ी देर बाद भाषाएं चेंज होने लगी कर्नाटक आते आते। तो मैंने उसको बोला अभी इंग्लिश में बात कर, तेरे को तो मैं साथ में लाया हूँ कि तू इंग्लिश में बात कर, तू मेरा ट्रांसलेटर है। तो बोला पाजी मेरे को तो वो एक स्क्रिप्ट थिएटर में याद करी थी मैंने, वो इंग्लिश की आपको सुना दी थी, मेरे को इंग्लिश आती नहीं वैसे। मैंने कहा वाह 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 वाह। तो खैर जितनी टूटी फूटी इंग्लिश हमें आती थी, मुझे आती थी, वो हमने काम चलाया उससे। और इंडिया में थे तो ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं हुई, आज तो ठीक है थोड़ी बहुत आती है। उस वक्त चेन्नई पहुँचे हम, फिर वहाँ से कोडम्बकम में रहे, गुरुद्वारे में रहे, और थोड़े बहुत पैसे लेके गए थे। लेकिन मैंने कहा पता नहीं रहमान साहब कब मिलेंगे, कितने दिनों बाद मिलेंगे, तो वो आइडिया नहीं था। तो गुरुद्वारे में रहना बेहतर समझा, और मैंने कहा पंजाबी तो मुझे आती है और वहाँ लोग पंजाबी होते हैं, तो एक माहौल भी बना रहेगा, थोड़ा अपनी भाषा का थोड़ा वो सा फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे रहने की जगह नहीं है, उन्होंने हमें मना कर दिया रहने के लिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं अपने पापा के साथ गुरबानी गाता था, तो मैं भी उनका ही बेटा हूँ, और मैं संडे का दिन था, मैं कहा यहाँ पे गुरबानी गा सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब कैसे गा सकते हो आप, मतलब मैंने कहा जी मैं मर्दाना के अंश वंश से हैं हम लोग, जो गुरु नानक देव जी के साथ में 2 लोग रहते थे, एक बाला था एक मर्दाना था। तो मर्दाना मुस्लिम थे, बाला हिंदू थे, तो हम उस मर्दाना फैमिली से हैं, और रबाब बजाते थे मर्दाना जी। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, और मुझे कहा कि ज़रूर आप तो मर्दाना हो तो आपको तो ज़रूर हम वक्त देंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आते हैं। संडे के बाद काफ़ी गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो मैंने वहाँ पे गुरबानी गाई, तो वो सामने एक मटका रखा था, उसमें भेंट चढ़ाते हैं 10, 50, 20 रुपये ऐसा सब लोग, क्योंकि वो जो उनके मेन रागी भी गाते हैं तो उनको वो अपनी तरफ से श्रद्धा के हिसाब से देते हैं। तो मैंने जब आंख खोली गुरबानी गाने का, वो मटका पूरा पैसों से भर गया था, और मेरे को वो वहाँ के प्रधान जो सेक्रेटरी थे मेरे को इशारा करें कि आप और गाइए। तो मैंने और 10 मिनट गाया, और उसके बाद में मुझे वहाँ पे सत्कार करके उन्होंने ये कहा कि आपको रहने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जितना दिन चाहे यहाँ पे रह सकते हैं। उन्होंने मुझे सरोपा भेंट किया, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। और किसी भी गुरुद्वारे में 3 दिन से ज़्यादा परमिशन होती नहीं रहने के लिए। मैं वहाँ पे 12 दिन था, और 12वें दिन मुझे रहमान साहब मिले, और उन्होंने मुझे सुना, 2-3 घंटे बैठे हम लोग। और क्योंकि मैं बॉम्बे से आया था तो उन्होंने काफ़ी इज़्ज़त करी, और लेकिन वो 12 दिन तक मैं उनको सुबह से शाम फ़ोन करते रहता था। उनका जो एक सेक्रेटरी था नोएल,
उनसे बात होती रहती थी। तो नोएल को लगा कि शायद बॉम्बे से ही बात कर रहा होगा, लेकिन जब मैं लोकल नंबर पे जाके उनके मोबाइल पे फ़ोन करता था चेन्नई में, तो उनको लगा ये तो लड़का यहाँ पे आ गया है। तो उन्होंने फाइनली मुझे बुलाया और सुना रहमान साहब ने, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने जिक्र किया वो गुरबानी का, अगर वो आप हाँ, मैं गा दें अगर। मैं आपको इससे जुड़ी बात और कहना चाहूँगा कि मैंने अपना जो पहला सीडी पे नाम आया, उस फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना, और उसमें गुरबानी ही थी मेरी पहला जो एक नाम के साथ जो गाना आया था। धर्म जी, और जो यमला पगला दीवाना फर्स्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा हिट रही थी, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही फिल्म रही है। और मुझे उसमें ब्रेक दिया था सलील चौधरी साहब के बेटे संजय चौधरी जी ने। और हालांकि वो बैकग्राउंड में था गुरबानी, उन्होंने उतना पोर्शन कट करके ऑडियो के अंदर डाला, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और मैं ख़ुद को बहुत लकी समझता हूँ कि गुरबानी से मेरे बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद 1 साल बाद ही मुझे मौसम का गाना मिला, तो उसमें भी मेरे एक पंजाबी फ्रेंड कुमार हैं जो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो उनसे दोस्ती थी, बॉम्बे आते ही दोस्ती हो गई थी। और मेरे से काफ़ी सीनियर हैं वो, लेकिन हमारी दोस्ती एकदम कमाल की थी, आज भी है। तो हम दोनों में एक कमिटमेंट हुआ था कि अगर शाहिद तेरा पहले कुछ हो गया तो तू मुझे खींच लेना, अगर मेरा कुछ हो गया तो मैं तुझे खींच लूँगा। तो ये बहुत ही प्यारी सी बात थी हम दोनों के बीच में। हम दोनों डेली साथ में रहते थे। फिर अपने अपने काम के लिए कभी किसी स्टूडियो में जाके बैकग्राउंड वोकल्स कर रहा हूँ, किसी सीरियल के लिए, किसी जिंगल के लिए, और वो कहीं जाके किसी स्ट्रगलर कंपोज़र के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ लिख रहे हैं। लेकिन फ्री नहीं रहते थे हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते थे, और स्टूडियो के आसपास ही रहते थे। ऐसे रहते थे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी, हालांकि उस स्टूडियो में हमारी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन हम लोग बाहर ऐसे रहते थे अभी ऑर्डर आने है, चलो भी गाओ। और ऐसा हुआ भी। आज आपने जिक्र किया, सॉरी टू कट यू, आपने जिक्र किया कि वो गुरबानी, मुझे लगता है कि गुरबानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है जी। चाहे वो ए आर रहमान साहब से मुलाकात हो जी, और चाहे वो यमला पगला दीवाना हो, संजय चौधरी का आपको मिलना हो जी। अगर वो जो गुरबानी आपने वहाँ चेन्नई में जो गाई थी, अगर थोड़ी सी। सतनाम श्री वाहेगुरु, तुर की बाणी आई आई आई, तुर की बाणी आई, तुर की बाणी आई आई आई, तुर की बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तुर की बाणी आई आई आई, तुर की बाणी आई। शायद संजय चौधरी से मुलाकात कैसे हुई, वहाँ तक कैसे पहुँचे? संजय चौधरी साहब के पास एक दोस्त थे, मेरे म्यूजिशियन थे जो बैकग्राउंड स्कोर करते थे। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक करने के टाइम पे कुछ 5-6 म्यूजिशियन मिलके एक फ़िल्म पे काम करते हैं। तो मेरे दोस्त का नाम है सलील अमरूते, बहुत अच्छे दोस्त हैं आज भी मेरे, और वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं आज के दौर के, लेकिन उस वक्त वो उनके साथ काम कर रहे थे। तो संजय दा ने पूछा कि यार कोई ऐसा बंदा है, लड़का है जो आलाप वलाप करते, बिकॉज फिल्म में हमें कुछ पैथोस के लिए कुछ ऐसा एकदम पेनफुल वॉइस चाहिए, कोई ऐसा। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। मैं गया स्टूडियो में, तो उन्होंने मुझे कहा यार ये 1.5-2 मिनट का सीन है, इस पर आप कुछ आलाप कुछ ऐसा कर दो जिससे वो सीन जो डिफाइन हो जाए। तो मैंने कहा यार 1.5-2 मिनट का सीन है और इसमें डायलॉग्स भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ शब्द डाल दिए जाएं। और वो फिल्म थी किसान फिल्म के लिए मुझे पहले बुलाया था, फिर यमला पगला के लिए। तो मैंने कहा कि सर इसमें कुछ शब्द आ जाएं, तो मेरे अंदर ये लालच था कि मेरा भी कुछ गाना आ जाएगा फिल्म के अंदर, कुछ इस बहाने कुछ लाइनें आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला यार अभी कौन लिरिसिस्ट आएगा, कौन लिखेगा, और गाने तो हो चुके हैं, ये है वो है। मैं सर मैं खुद कोशिश करता हूँ सर, मैं खुद लिख देता हूँ।
बोला अच्छा लिखोगे, लेकिन 10 मिनट ही है तुम्हारे पास, जो भी करना है 10 मिनट में कर दो, उसके बाद बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, आपको आलाप के लिए बुलाया तो मतलब ऐसा ऐसा। तो मैंने रिस्क लिया, तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, और मैंने उस सिचुएशन को देखा, सीन को थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा ये करके कहानी समझी, और मैंने लिख दी 4 लाइनें, और मैंने गा भी दी। और संजय दा को बोला कि दादा, पीपीदा बोलते हैं उनको, पीपीदा सुन लीजिए। तो उन्होंने सुना, तो डायरेक्टर साहब को भी बुलाया, अरे सुनो क्या हो गया, कमाल हो गया, ये हो गया वो गया। अब सब इतनी तारीफ़ करने लगे, गले वले लगा लिया मुझे, और बोला कहाँ थे तुम यार इतने दिन तक, कहाँ हैं ऐसे सिंगर आजकल। मैंने कहा सर आपके स्टूडियो के आजू बाजू में घूमते हैं सर और कहाँ होंगे। तो वहाँ से फिर उन्होंने गुरबानी के लिए भी मुझे कहा कि तेरे को जो लिखना है, जो गाना गा। तो फिर मैंने उस फिल्म के लिए गुरबानी, मुझे पंजाबी पढ़नी आती है, तो गुरमुखी मैंने ग्रंथ साहब जो गुटका लेके गया था मैं साथ में, उसमें से मैंने सिचुएशनल कुछ निकाला और यमला पगला दीवाना में वो गुरबानी डाली। तो इसका क्रेडिट जाता है सलील अमृते को जिन्होंने मुझे संजय दा से मिलवाया। और उसके बाद आते हैं हम फिल्म मौसम पे। जो गाना मुझे आप सबके सामने पहचान दिलाई जिस गाने ने मुझे, वो गाना था रब्बा मैं तो मर गया होए। शाहिद कपूर स्टारर और पंकज कपूर साहब की भी वो डेब्यू डायरेक्टोरियल थी। और प्रीतम सर 1 साल से मुझे जानते थे, और 1 साल बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया ये गाना। और इसमें कुमार का बहुत बड़ा श्रेय है इस गाने के लिए। कुमार को श्रेय इसलिए जाता क्योंकि उन्होंने अपना वादा निभाया, और मैं भी चाहता था कि उनको ब्रेक पहले मिले और वो मेरे से पहले कामयाब हों, और वो ही मुझे आगे लेके जाएं, और वैसा ही हुआ। उन्होंने मुसाफिर, प्लान, ये है वो सारी फिल्में कर चुके थे उस वक्त तक। और फिर अनजाना अनजानी, मैनी मोर मूवीज़। तो उन्होंने प्रीतम सर से मेरे बारे में कह रखा था, और फिर हम लोग मिलने जुलने भी लगे साथ में। वो प्रीतम सर के कुछ गाने लिखते थे तो मुझे भी साथ में ले जाया करते थे। तो वो पंजाबी में लिखते थे गाना, तो मैं उसको हिंदी में करके प्रीतम सर को देता था। तो काफ़ी एक दूसरे की सपोर्ट बने रहे हम लोग। और फिर एक दिन प्रीतम सर ने वो गाना ऑफ़र किया, जिसकी वजह से सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को उसका क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया, और फिर उनको वो चीज़ मिली जिसका उन्हें इंतज़ार था। और 2011 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, गाना आया, और सैकड़ों अवार्ड्स मिले, एप्रिशिएशन मिला, और उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे गाने मिले। और मैंने फिर अवार्ड अपने मम्मी डैडी को दे दी। मैंने कहा अभी आप ये अवार्ड लीजिए, आप पूरी दुनिया में घूमिए, खुले रूप से घूमिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने बॉम्बे में जाके कुछ किया नहीं। दुनिया कितनी बदली है रब्बा मैं तो मर गया उस गाने के बाद, कितनी नेम फेम। और जब बोलते हैं ना कि जब मैं आपके वालिद का जिक्र करता हूँ, तो उन्होंने अपना ख्वाब, अपना सपना आप में जिया जी। तो दुनिया कितनी बदल गई उस गाने के बाद, नाम आ गया और इतना बड़ा गाना हिट हो गया। काफ़ी गाने से मुझे लगता है उस गाने से बड़ी पहचान रही उस फिल्म की। बेशक 2011 का बेस्ट सॉन्ग रब्बा मैं तो मर गया ही था, मोस्ट डाउनलोडिंग सॉन्ग था वो। और आई एम सो लकी कि मैंने वो गाने गाए, 2 गाने थे उस फिल्म में। और उसके पहले जो ज़िंदगी थी, उसके बाद जो ज़िंदगी थी, वो काफ़ी अलग थी। और मेरे ख़ुद के जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे मुझे शाहिद भाई कहने लग गए, जो मुझे शाहिद कहते थे। मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है। बोले भाई अब तेरा गाना आ गया भाई भाई में। फिर जो शाहिद कहते थे वो शाहिद जी लगाने लग गए, आगे शाहिद भाई कहने लग गए। मैंने कहा ये तो गलत है। मैंने दोस्तों को कहा भैया ये जो चीज़ें हैं सब आपकी बदौलत है, और आप प्यार से बात करिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपका दोस्त नहीं रहा अभी। और दूसरी बात ये कि वो तो खैर जाहिर था ही, क्योंकि मैं भी कुमार को कुमार पाजी कहने लग गया। पहले मैं कुमार बोलता था, तो बोलता हुआ तू कुमार पाजी क्यों लाया अगे। मैं कहा पाजी तुसी डिज़र्व करदे हो, तुसी बहुत वधिया काम कीता है, तुसी मतलब ब्रेक को तोड़ा आपने और अपने बलबूते पे सब कुछ किया है, तो आई शुड रेस्पेक्ट यू। तो शायद वही रिस्पेक्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स देना चाहते होंगे। और मेरे अंदर बहुत एक बदलाव आया, कॉन्फिडेंस आया। और मुझे जो निराशाएं उस वक्त लगती थी जब मैं स्टूडियो टू स्टूडियो घूमता था, वो सारी पॉजिटिविटी में बदल गई, और मैं वो पूरा दुख का वक्त भी भूल गया।
जब मुझे कोई पूछता है तो याद ज़रूर कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही अच्छे माहौल में था, अच्छे तरीके से था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे ना खाने की ना पीने की, क्योंकि आज पेट भरा हुआ इसलिए शायद वो वक्त याद नहीं आता। लेकिन हर चीज़ को मैं टेस्ट करता हूँ, और खाने की चीज़ें हों, चाहे कहीं अच्छी जगह जाने की हो, तो आँखों को अच्छा लगता है। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि मैं शायद बहुत ही साधारण खाने को खा चुका था, तो मुझे पता है कि अच्छा खाना क्या होता है, और मुझे पता है कि अच्छी जगह क्या होती है, अच्छे माहौल में रहने से क्या होता है। तो मुझे हर चीज़ की कदर है बेसिकली, और आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मोमेंट जो भी मेरे साथ आज हो रहा है। आपके वालिद कितना इमोशनल हुए आपकी कामयाबी से? डिड ही गॉट इमोशनल? यस यस ऑफ कोर्स। जब गाना आने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और कंफ्यूज भी था और डरा हुआ भी था कि कहीं कोई दूसरी वॉइस में रीडअप नहीं हो जाए गाना, और हाँ हो जाता है। और हुआ भी था वो गाना। इंडस्ट्री के बहुत सारे महान सिंगरों ने भी गाया था वो गाना। लेकिन शाहिद और शायद वो एक कॉन्सिडेंस हमारे बीच में काम आ गया कि शाहिद कपूर के लिए शाहिद माल्या ने गाया, शाहिद के लिए शाहिद ने गाया। तो एक बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक था वो। और पंकज जी को शुरू से ही मेरी वॉइस पसंद थी, जब से उनको स्क्रैच भेजा था उस गाने का। और सुबह सुबह की बात है, मैं सो रहा था और मुझे भरत का फ़ोन आया, भरत गोयल हमारे दोस्त थे उस वक्त। तो उस समय जब गाना डब हुआ था, उस समय भरत वहीं थे, और वहाँ पे अरिजीत भी वहीं असिस्ट किया करते थे दादा को, प्रीतम सर को। तो अरिजीत, राणा, आशीष, सनी MR करके एक हैं जो भी दादा के काफ़ी सॉन्ग्स को प्रोग्रामिंग करते हैं, और बॉबी करके थे वहाँ पे। तो वो गाना कैसे भी करके डब हुआ। फिर मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा यार इसमें तो बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, और मुझे लगता है कि ये गाना मेरी वॉइस में रहना चाहिए। बहुत प्रे की मैंने उसके लिए। और फिल्म के गाने के रिकॉर्ड होने के 1.5 साल बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं सुबह सुबह सो रहा था, 7:45 बजे का वक्त था, मुझे भरत गोयल का फ़ोन आया कि शायद पाजी आपका गाना आ रहा है टीवी पे। तो मैंने कहा पाजी ये राहत साहब ने गा दिया होगा या किसी और ने गा दिया होगा, मेरी वॉइस तो कहाँ होगी, आपको मेरी वॉइस लग रही होगी। नहीं नहीं आपकी ही वॉइस है। तो बोला जल्दी से जूम टीवी लगाइए, जूम चैनल। मैंने वो टीवी लगाया, और उस पर एक्सक्लूसिव आ रहा था जूम पे वो, तो वो कोई चैनल पे नहीं था उस दिन वो। तो मैंने जैसे लगाया तो गाने का एंड का पार्ट इंटरल्यूड बज रहा था, और वो गाना ख़त्म हो गया, मैंने सुन नहीं पाया मेरी वॉइस। तो एक दूसरा गाना आया और वो लिखा हुआ था नेक्स्ट इज़ रब्बा। तो मैंने कहा रब्बा तो वही है, रब्बा मौसम, सिंगर कुछ नहीं लिखा हुआ नीचे। आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा पहले मैं सुन लूँ मेरी आवाज़ है या नहीं है। और मेरी नींद धीरे धीरे पूरी उड़ गई, और मैं जैसे टू रू 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 रू, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। मैं कहा ये तो मेरी आवाज़ है। मैं कहा मम्मी पापा, उनको बुलाया, वो आए, क्या हो गया? बोला गाना आ गया अपना। तो ऐसे देख रहे हैं वो, ऐसे आवाज़ सुन रहे हैं, और दोनों खड़े खड़े, उनकी आंखों से आंसू आ गए दोनों के। उनके आंसू ऐसे आए, और मैंने उनको चेयर ला के दी, मैंने कहा बैठ के रोइए। क्योंकि तो वो मैं गले वले लगाया, बहुत सारे किसेस किए, प्यार किया मुझे, और मुझसे कहा कि तू कितना बीमार हुआ, कितना परेशान हुआ, कितनी मेहनत की, यहाँ गया वहाँ गया। तो मैंने कहा आप भी तो साथ में थे, सब आप भी उस सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो हम सब की जीत है ये। और उसके बाद फिर सबके हौसले बुलंद हुए, और एक नई शुरुआत हुई। स्ट्रगल तो खैर आज भी है लाइफ में, लेकिन आजकल गाड़ी में स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई, और प्लीज मेक मी करेक्ट अगर इफ आई एम रॉन्ग, उसके बाद भी बहुत से गाने हैं जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं जैसे शाहिद मल्ल्या, उस गाने की पहचान शाहिद मल्ल्या है। एग्जैक्टली। इफ आई एम, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं कहीं गलत हूं मुझे प्लीज बताइएगा। उड़ता पंजाब जी, शायद एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, लोग
लोग सूफिज्म ढूंढते हैं उस गाने में। राइट। मेरे हिसाब से मुझे सारे जो भी कंपोजर्स हैं लाइक विशाल शेखर सर, अमित त्रिवेदी सर, शंकर एहसान लॉय साहब, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जहन में रखा था कि लड़का कैपेबल है, टैलेंटेड है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने मुझे उन सिंगर्स की कैटेगरी में रखा जो बहुत ही ज़िम्मेदार सिंगर्स हैं। और मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे और इसको तैयार रखना है, अपने आप को हमेशा रियाज में रखना है और हर गाने के साथ इंसाफ करना है। तो मैं वो आज भी उस बात का ख्याल रखता हूँ। और जब मुझे अमित त्रिवेदी सर ने बुलाया गाने के लिए, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, अरे यार आप कहाँ थे आज तक, कहाँ थे, ये है वो है। मैंने कहा सर आपके स्टूडियो के बाहर घूम रहा था सर मैं तो उन्होंने मुझे उससे पहले सबसे पहले गवाया था लव शफ्ते चिकन खुराना, टाइटल ट्रैक था। तो उसमें मैंने टाइटल गाया जिसमें विकी कौशल साहब भी थे, एक छोटा सा रोल था उनका। तो मैं सफ़र बता रहा हूँ हम दोनों का मन मर्जियाँ तक का। तो वो वहाँ से मैंने शुरुआत की, उन्होंने भी शुरुआत की। फिर मन मर्जियाँ में भी मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रैक गाया, दरिया, जो आप सब ने सुना है, शायद नहीं सुना तो मैं सुना दूंगा थोड़ी देर में। उसके बीच में फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। तो अमित त्रिवेदी सर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी ये कह रहा था कि शायद इसके साथ, बिकॉज मैं नॉर्थ से हूँ और वो इत्तेफाक है, हाँ मौसम से लेकर उड़ता पंजाब तक। जी जी सर। तो उसमें भी शाहिद कपूर थे और शिव कुमार बटालवी साहब की वो लाइनें थी जो गाई मैंने। और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से गाई। तो उन्होंने वो सिंप्लिसिटी शायद मेरे अंदर खोजी कि इसने रब्बा मैं तो मर गया बहुत सिंप्लिसिटी से गाया, कहीं ज़्यादा तैयारी नहीं दिखाई एकदम, और रब्बा मैं तो मर गया हुए, कहीं भी कोई गायकी दिखाने की ज़रूरत नहीं करी। तो वो दिमाग में रखते उन्होंने एक कुड़ी मुझे गाने के लिए कहा। और अब सो लकी कि मैंने वो सॉन्ग गाया और फिल्म में मेन सॉन्ग मेरी वॉइस में रखा गया और शाहिद कपूर की लिप सिंक पे भी वही सॉन्ग था। और बाकी बहुत सारे लोगों ने रिप्राइज वर्शंस गाए हैं इसके, बट ओरिजिनली आई एम ऑनर ऑफ दैट सॉन्ग एज इन सिंगर, सो आई कैन से कि आई एम वेरी वेरी लकी। एंड इसका पूरा क्रेडिट अमित त्रिवेदी सर को जाता है। और इस फिल्म में एक और भी गाना, दो गाने और थे, चिट्टावे और हंस नचले, वो शैली सर ने लिखे थे, शैली जिन्होंने लव शफ्ते चिकन खुराना भी लिखा था। और उसके बाद मन मर्जिया में मैंने शैली के साथ में काम किया जिसमें दो गाने थे, सच्ची मोहब्बत और दरिया। खैर अब शाहिद कपूर के साथ मेरा एक लकी चाम है मेरे लिए वो, और उनके साथ काम करना हमेशा अच्छा रहता है। और अच्छा नहीं रहता मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि वो अपनी फिल्म में मुझसे ज़रूर गवाएं और साथ में मिलके हम कुछ ना कुछ अच्छा करें। बात का मलाल है कबीर सिंह का हिस्सा नहीं रहे आप? जी शायद उस वक्त थोड़ा उनको वो सॉफ्ट नेचर से बाहर निकलना होगा एकदम, मेरे हिसाब से उनको जो कैरेक्टर दिया गया एकदम अग्रेसिव। और तो शायद में भी सारी चीज़ें फिल्म के हिसाब से होती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे गाने बहुत अच्छे लगे कबीर सिंह के और कमाल। एक मेरे जहन में सवाल आता है जब मैं उड़ता पंजाब देखता हूँ और शाहिद का वो सीन देखता हूँ जहाँ वो शायद लिपसिंग कर रहे हैं, और साथ में फिर मैं बैकग्राउंड में कहीं जाता हूँ, जितना मैंने आपको सुना है आपके वालिद से लेकर अब तक, रफ़ी के आप दोनों बड़े फैन रहे हैं, जब शायद लिपसिंग करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि शायद नहीं गा रहे हैं। यू नो इफ यू रिमेंबर दैट सीन इन हॉस्पिटल, राइट कर रहे हैं और वो आवाज़ शाहिद मल्लिया की है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता कि शायद नहीं गा रहे हैं, अगर वो आप हम कर दें तो। जी तो वो जो हॉस्पिटल में जब वो उस लड़की को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं उस एक कैरेक्टर तक जिसको वो बोलता है कि गा, तो बोलता है अरे तुम तो वो टॉमी सिंह हो, तो प्लीज़ यार तू गाना गा दे गा दे गा दे। हॉस्पिटल का सीन था। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको, जो एक्चुअली उसके बाद पूरा गाना भी आता है, हाँ, लेकिन वो विदाउट म्यूजिक जो दो लाइनें, आई विल मेक यू लिसन। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साद मुरादी सोनी फबत
गुम है, गुम है, गुम है। थैंक यू। उसके लिए भी कुछ करा था क्या, मतलब या मतलब, और या फिर ये तालीम पीछे से थी? जब हम रफ़ी की बात करता हूँ, और सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू शाहिद, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी ने भी वो सीन देखा है तो आपको एहसास नहीं होगा कि ये शाहिद नहीं गा रहे हैं, लेकिन उस वोकल को इतने तरीके से सलीके से गाया गया कि वो आपको, जब रफ़ी साहब किसी के लिए गाते तो आपको महसूस नहीं होता कि ये रफ़ी साहब की आवाज़ है या बच्चन साहब खुद गा रहे हैं। बेशक ये भी एक आशीर्वाद ही है, क्योंकि रफ़ी साहब जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, और उनको इतना सुना है और उनके बारे में इतना सुना है कि वो शम्मी जी हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, धर्मेंद्र हों, चाहे वो देव साहब हों, किसी के लिए भी वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो खुद ही गा रहे हैं। तो प्लेबैक सिंगिंग मेरे लिए एक है कि मैं, अगर मुझे ब्रीफ मिल जाती है कि फ़िल्म में कैरेक्टर कौन है, क्या है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो उनके थोड़ा सा उनके नेचर के करीब हो वॉइस, और उनके कैरेक्टर के करीब हो। एक फ़िल्म आई थी शादी के साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें फरहान अख्तर साहब थे और विद्या बालन थी। तो उसमें एक प्यार के साइड इफ़ेक्ट का एक गाना उन्होंने रिक्रिएट किया था, और प्रीतम सर का म्यूज़िक था। तो वो फिल्म का नेक्स्ट पार्ट था, वो मतलब प्यार के साइड इफ़ेक्ट एंड शादी के साइड इफ़ेक्ट। तो मुझे फरहान अख्तर साहब के लिए गाना था। तो यू कांट बिलीव, मैंने 4 घंटे तक सिर्फ रियाज़ किया माइक पे खड़े रह के, और 4 घंटे तक मैंने उस गाने को गाया ताकि मेरी आवाज़ बैठ जाए। हालांकि फरहान अख्तर साहब की आवाज़ बैठी भी नहीं है, लेकिन मैं उनके ग्रेन को थोड़ा सा टच करना चाहता था कि वो ओ नागिन जैसी जुल्फें थी जब पूरी नागिन वो चलती मैडम राता ठोकर में, और अब्बा मेरे बाहर साहिब घर पे नौकर में, देखो जी कैसे रिंग मास्टर से बन गया जोकर में। तो वो उनसे थोड़ा सा आप उस गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि फरहान साहब ही गा रहे हैं। तो वो लकीली बहुत ही खूबसूरत डब हुआ गाना। और आज के वक्त में इतना वो रहा नहीं है कि कोई इतना डूब के किसी एक्टर के लिए गाए यार, वैसी आवाज़ ही हो। मोस्टली सॉन्ग्स बैकग्राउंड्स में आ जाते हैं, तो पहले जैसी वो शायद ज़रूरत नहीं है अभी। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। मनमर्जियाँ का भी बड़ा गाना यार वो पसंद आया मेरे को। मनमर्जियाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रोजेक्ट था और है, बिकॉज़ उसमें बहुत ही खूबसूरत गाना था दरिया, और अभिषेक बच्चन साहब मेरे मतलब मोस्ट फेवरेट एक्टर्स में से हैं, बिकॉज़ उन्होंने गुरु में जो काम किया मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रावण में, और बहुत सारी कुछ ऐसी मूवीज़ थी। और मनमर्जियाँ उनके लिए, मनमर्जियाँ भी उनकी ऐसी फिल्म थी जिसमें वो एकदम हटके काम कर रहे थे। और जब म्यूज़िक लॉन्च हो रहा था और मनमर्जियाँ का म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा था, तो हम लोग को 5-6 सिटीज़ में लाइक बेंगलोर, नागपुर, दिल्ली, तो कुछ सिटी में हम लोग सब में साथ में स्टार कास्ट के साथ थे। तो सबको करीब से जानने का मौका मिला उनके बारे में। तो वो गाना भी इतना मकबूल हुआ कि वो सबको पता है गाना, और बहुत ही खूबसूरत गाना था। और ऊपर से अमित त्रिवेदी जी का म्यूज़िक, तो मेरे लिए वो अगेन एक मास्टरपीस है। सर बता दें आप मनमर्जियाँ के बारे में। तो अमित सर ने अगेन ट्रस्ट किया और एक और गाना दिया खूबसूरत सा, दरिया। शायद मनमर्जियाँ और उसके बाद की जर्नी थोड़ा सा आप बता सकें। तो मनमर्जियाँ अगेन एक मास्टरपीस गाने थे उसमें, और फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी। और दरिया और सच्ची मोहब्बत 2 गाने मुझे उस फिल्म में मिले जो कि शैली ने लिखे हैं, शैली सर ने। और सच्ची मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत गाना था जो मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। हो सजदे में भी झुके सर मेरा, दुआओं में भी जिक्र तेरा, ये जो दिख रहे हैं फासले, ये पस्त हौसले, शिकवे हैं कुछ गिले, और दिल दी गल दिल विच रह गई है साड़ी सच्ची मोहब्बत। हाँ सच्ची मोहब्बत,
साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। दरिया आप सबने सुना है, और कहने का मतलब ये है कि संघर्ष उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त फटे हाल थे, और अभी क्या है, अच्छे कपड़ों में स्ट्रगल करते हैं, अच्छे जूतों में और अच्छी गाड़ी में। संघर्ष कभी ख़त्म होता नहीं है जीवन में, और जहाँ संघर्ष ख़त्म हो जाए वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो उतार चढ़ाव का नाम ही ज़िंदगी है। फ़िलहाल एक और गाने की बात करूँगा मैं, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है टाइम्स म्यूज़िक से, चढ़िया फितूर। उससे पहले तेनू वेखी जावा एक बहुत खूबसूरत गाना था, वो भी मतलब महीने भर पहले रिलीज़ हुआ था, तो उसको बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। तो इस गाने को भी आप सुने, प्यार दें अपना। अनुराग एक नया लड़का है, उसने कंपोज़ किया है अच्छा, और गोल्डी सोहल ने लिखा है, और शिविन नारंग और वर्तिका सिंह इसमें फीचर कर रहे हैं, और सिद्धांत सचदेव डायरेक्टर हैं। तो उसकी 2 लाइनें गाते हुए मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा, और आप जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबको बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, और अपना ख्याल रखें, और छोटे बड़ों का भी अदब रखें और ख्याल रखें। तो ये 2 लाइनें इस गाने की। रब वर्गा नूर तेरा, चढ़िया फितूर तेरा, तेरे पीछे घूमदा फिरा, नेड़े तेरे आउण नूं करदा, लव यू तैनू कहण तों डरदा, तू ही दस की मैं करां। हो छत ते तेरा जो आना, अखां नाल अखां मिलाना, बिन बोले सब वो कह जाना, हो गया जो नहीं होना सी तेरे ना प्यार, हो गया जो नहीं होना सी तेरे ना प्यार, हो गया जो नहीं होना सी तेरे ना प्यार, हो गया जो नहीं होना सी तेरे ना प्यार।